बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और देखिए आज जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे, हालांकि रुझान बहुत तेजी के साथ नतीजों में बदल रहे हैं, अब तो चुनाव नतीजे ही कहेंगे। और हरियाणा के चुनाव नतीजे दोनों ने ही कहीं ना कहीं ताल ठोकी है। तो इसी पर आज की ताल ठुकेगी, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो है वो तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है और बीजेपी के खेमे में वहां खुशी का माहौल है। और जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने जीत हासिल की है। वहां पर इस गठबंधन ने भी ताल ठोकी है भारतीय जनता पार्टी के ख्वाबों ख्यालों में, जिनको लगता था कि भाई 370 हटने के बाद वहां की जनता जो है वो एक बार बीजेपी पर भरोसा जरूर जताएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जैसा अक्सर होता है वो जरूर हुआ कि हार का ठीकरा फोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। और इस बार भी ये क्रेडिट जाता है कांग्रेस को। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर इस बार ठीकरा फोड़ा है। उसने कहा है कि हरियाणा के जो नतीजे हैं वो बड़े धीरे धीरे पिटारे में से निकाले जा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी वेबसाइट पर जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं वैसे वैसे उन्हें अपडेट करते जा रहे हैं। कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता था, लेकिन अब नतीजों के लिए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हरियाणा में मैंने आपको बता ही दिया, कांग्रेस के लिए जलेबी काम नहीं आई। जिस जलेबी की चर्चा कांग्रेस ने शुरू की थी, उस जलेबी का मजा जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ले रही है। अब आपको यह बता देता हूं डिबेट शुरू करने से पहले कि आज की डिबेट हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन पर कांग्रेस ने ठीकरा फोड़ा है हरियाणा में अपनी हार का। उसका कहना है कि अधिकारियों पर वहां दबाव बनाया जा रहा है, डेटा धीरे धीरे स्लो प्रोसेस करने का, स्लो रिलीज करने का। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस में जिस तरीके से फूट थी, क्या वो फूट इस हार के लिए जिम्मेदार हुई है? इस पर हम चर्चा करेंगे, इसलिए भी ये डिबेट बहुत जरूरी है। अब देखिए, शैलजा फैक्टर जो था, कुमारी शैलजा फैक्टर कांग्रेस में हार का कारण बना है। क्या ये सच है? इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब बहस की शुरुआत करते हैं ताल ठोके में। और जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका एक इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से गौरव भाटिया हमारे साथ होंगे, अनुपम हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन होंगे। इसके अलावा यहां संदीप वजीर साहब मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। फारूक इनकलाबी साहब होंगे पीडीपी के हमारे साथ। रामकृपाल सिंह सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ होंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ होंगे। यहाँ संदीप वामजई हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अमित रैना है, कश्मीरी एक्टिविस्ट, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा विजय त्रिवेदी हैं, आप चेहरा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं विजय जी का, सीनियर जर्नलिस्ट की हैसियत से हमारे साथ हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार यहाँ मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। इसके अलावा अकुश श्रीवास्तव सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ होंगे और बिट्ठल चौधरी हमारे साथ होंगे, कश्मीरी एक्टिविस्ट। और यहाँ मेरे सहयोगी प्रत्युष मेरे साथ होंगे, जो जनता की राय यदि जरूरी हुई तो आप तक पहुंचाएंगे। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी, गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी, हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति फिलहाल ये है कि वो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिली जीत का जश्न भी नहीं मना पा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि चुनाव आयोग पर साफ तौर पर इल्जाम लगाया गया है और यह कहा गया है कि ये लोकतंत्र की नहीं बल्कि ये तंत्र की जीत है। देखिए, ऐसा है, हमारे लोकतंत्र की जीत हुई है। आपको भी बधाई, वहां कई दर्शक बैठे हैं उनको भी बधाई। और मैं इतना ही कहूंगा, देखिए, भारत का लोकतंत्र केवल जीवित नहीं है, आज संदेश गया है पूरे विश्व में, बहुत मजबूती से जीवित है। और यह कहना गलत नहीं होगा, हरियाणा की पहले बात कर ले, हरियाणा की जनता ने बता दिया है राहुल गांधी को कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है हरियाणा में, भारत में जलेबी बनती है ईमानदार हलवाई की दुकान पर। और जब ये लोग मुद्दे उठाते थे, मनगढ़ंत पहलवान, जवान, किसान, नौजवान, संविधान, आज हरियाणा की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता ने जवाब दिया है कि लोकतंत्र भी जीवित है और हम उस पार्टी के साथ चलेंगे जो पार्टी बड़े सपने देखती है, सपनों की पूर्ति करती है और उसके बाद चुनाव से पहले अपना रिपोर्ट कार्ड रखती है। और ये भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, नायब सिंह सैनी जी का नेतृत्व है। और मुझे गर्व है इस बात पे, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 3 बार लगातार, पहले तो हमने देखा केंद्र में 62 साल बाद हैट्रिक बनी और उसके बाद हरियाणा में हैट्रिक बनती है, 3 बार लगातार भाजपा आती है चुन के, प्रो इनकम्बेंसी, ये पर्याय है भाजपा का।
कांग्रेस पार्टी का पर्याय क्या है? कपड़ा फाड़ राजनीति, आग लगाओ। मोहब्बत की दुकान का नाम है, मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान है। और आज ये पूछा जाएगा भारत का लोकतंत्र जीवित है कि नहीं है, जो राहुल गांधी कहते थे कि नहीं है। आज ये पूछा जाएगा अनुच्छेद 370 जो हटा के ऐतिहासिक कदम नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, 63% मतदान हुआ जम्मू कश्मीर में। क्या आज ये जवाब हमने नहीं दिया? किस तरह से हर नागरिक की आस्था हमारी सरकार में है। और एक बात मैं और कह दूं, एक आपने पिक्चर देखी होगी दिलवाले आप मतदान के प्रतिशत की बात कर रहे हैं गौरव, वो पुरानी बात हो गई। नई बात यह है कि बीजेपी की भी मोहब्बत की दुकान फेल हुई है जम्मू कश्मीर में। 370 हटने का फायदा बीजेपी को मिलता दिखाई नहीं दिया, अगर सीधे तौर पर समझा जाए। मैं आपको अब एक मुस्कान जी बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। कभी कभी युद्ध जीतने के लिए एक लड़ाई हारनी पड़ती है। और मैं ये क्यों कहता हूं? हमारा संविधान कहता था अनुच्छेद 370 टेम्परेरी है। 55 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, हटा नहीं पाई क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। नरेंद्र मोदी जी ने जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक भूल को ऐतिहासिक निर्णय से बदला और हमारी सीटें पिछली बार से ज्यादा बढ़ गई। हमें यह लगता था कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेंगे। मुझे लगता है उससे हमारी थोड़ी कमी रह गई, लेकिन परिणाम कुछ भी आए, भाजपा का प्रवक्ता हमेशा ये कहेगा जो जनादेश है सराखों पर है, जनता जो कहती है सही कहती है। आपने सुना कांग्रेस पार्टी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रही है, वो कह रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दबाव है। ये जो अंगूर खट्टे हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये जो राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है ना, आप देखिएगा इनको जनता ने अभी सबक सिखाया है, आगे इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। गौरव जी रहिएगा हमारे साथ। अनुपम जी का रुख करूंगा, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा की बात की गौरव भाटिया ने, और साथ में गौरव भाटिया ने किसान आंदोलन की भी बात की और बात की रेसलर आंदोलन की भी, जिस तरीके से पहलवानों का संघर्ष हुआ था और उनका आंदोलन चला था। मैं ब्रजभूषण सिंह का बयान पढ़ रहा था विनेश फोगाट की जीत पर। उन्होंने ये कहा है कि ये जो रेसलर्स का आंदोलन था इसका फायदा कांग्रेस उठा नहीं पाई। विनेश फोगाट को इसका फायदा सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उसने मेरे नाम का इस्तेमाल किया था और इससे साबित होता है कि मैं एक महान व्यक्ति हूं। और विनेश फोगाट के लिए उन्होंने कहा है कि वो जहां जाएगी सत्यानाश करेगी। क्या कहना है आपका? देखिए, ब्रजभूषण जी ने कहा है, अगर घोषित कर दिया है कि वो बहुत महान व्यक्ति हैं, तो हम सबको स्वीकार कर लेना चाहिए कि ब्रजभूषण जी बहुत महान व्यक्ति हैं। जहाँ तक चुनाव परिणाम की बात है, आज 2 राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के परिणाम की बात कही जा रही थी, एग्जिट पोल से लेके ज़मीन पर घूम रहे पत्रकार से लेके सारे एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल वर्कर्स, कमोबेश लगभग उसी तरह का परिणाम आया है। और जम्मू कश्मीर ने एक ढंग से कांग्रेस एनसी गठबंधन को मैंडेट दिया है और भाजपा को रिजेक्ट किया है। हरियाणा में जो परिणाम आया है वो जाहिर तौर पे अप्रत्याशित है, हमारे लिए आश्चर्यजनक है। और मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ अनुराग जी, देखिए, जब हम कहते हैं कि कोई परिणाम हमारे लिए आश्चर्यजनक है और हमारे मन में कुछ बातों को लेकर अगर शंका और सवाल है, अगर पोलिंग डे पे परसेंटेज कुछ और होता है और आखिरी दिन पे कुछ और मिलता है, तो क्या हमें सवाल पूछने का हक भी नहीं है किसी एजेंसी से? हमें जवाब मिलेगा, हम कन्विंस हो जाएंगे। हमें कन्विंसिंग जवाब नहीं मिलेगा, उसके बाद ना इल्ज़ाम लगाने की बात होगी। सवाल पूछना इल्ज़ाम लगाना नहीं होता है, सवाल पूछना ठीकरा फोड़ना नहीं होता है। सवाल तो आप भी मुझसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सवाल पूछना तो बिल्कुल बेसिक बात है। आज अगर हम हरियाणा के परिणामों से, अनुपम जी ये बताइए, जयराम रमेश साहब, नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं आप जब तक बोल नहीं लेंगे किसी और के पास नहीं जाऊंगा। जयराम रमेश साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हरियाणा में ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, ये तंत्र की जीत है। ये वो सवाल पूछ रहे थे या इल्जाम लगा रहे थे? नहीं, देखिए उन्होंने क्या कहा, अगर उसको आप तरीके से समझे तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हमारे कुछ प्रश्न हैं, विशेष तौर पे कुछ जिलों को लेकर। उन प्रश्नों को हम अगले 1-2 दिनों में उनके समक्ष रखेंगे और उन प्रश्नों का हमें कन्विंसिंग जवाब मिलेगा तो हम स्वीकार कर लेंगे। हमें नहीं मिलेगा, उसके बाद ठीकरा फोड़ना या इल्ज़ाम लगाने जैसी बात आती है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ अनुराग जी, आप समझिए बात को। देखिए, पिछले 2 महीने से आप खुद एक सीनियर एंकर हैं, आपके चैनल पे भी रिपोर्टिंग हो रही थी, मीडिया में सभी चैनलों पे रिपोर्टिंग हो रही थी। कई पत्रकार ज़मीन पर हरियाणा में घूम रहे थे
एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कह रहा हो कि भाजपा की सरकार आ रही है और कांग्रेस हार रही है। एग्जिट पोल ने भी नहीं कहा। आप कह सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल ने नहीं कहा था, लेकिन उस वक्त एग्जिट पोल ने जब नहीं कहा तो उसके काउंटर में कई और ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं, एग्जिट पोल ऐसा कैसे कह सकती है। आज के समय में एग्जिट पोल पे भी कोई सवाल नहीं उठा रहा था। मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा के नेता कार्यकर्ता निजी वार्तालाप में और कई चर्चाओं में कहते थे कि नहीं, भाजपा की सरकार जा रही है, खट्टर साहब को बदलने का फायदा नहीं हुआ, इस तरह की बातें चल रही थी। कल तक पूरा नैरेटिव ये था, आपके चैनल में, हमारे वर्कर्स के बीच में, सभी रिपोर्टर्स के बीच में यह था कि स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार तो आ रही है और भाजपा तो जा रही है। आज जब इस तरह का परिणाम आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमें वो आश्चर्यजनक लगेगा। कोई भी थिंकिंग माइंड होगा, कोई भी जिसमें सोचने समझने की ताकत है, और पत्रकारों को तो विशेष तौर पे उनके जहन में यह प्रश्न आना चाहिए कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया जो कल तक बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था, आज कुछ और हो गया। अब इस तरह से सोचना, अगर इस तरह से सोचना, क्या किसी एजेंसी पे इल्जाम ठिकरा फोड़ना, ये भाषा ही सही नहीं है। ये लाइन लेंथ जो है एडिटोरियल जो कई चैनलों ने और कई एंकरों ने ले लिया है, पत्रकारों से पहले उत्तर दे दूं। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए और करेंगे अनुराग जी, करना ही चाहिए। नहीं करेंगे तो उससे तो नुकसान ही है। अच्छा, गौरव जी कुछ कहना चाह रहे। गौरव जी बहुत संक्षिप्त रहिएगा, मेहमान बहुत सारे हैं मेरे पास। एक लाइन में उत्तर दे दीजिए, फिर मैं संदीप वजीर जी के पास जाता हूं। देखिए, एक ही लाइन में उत्तर दूंगा। 9 बजे सुबह जब रुझान में कांग्रेस पार्टी आगे थी तो ईवीएम ठीक थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बल्ले बल्ले थी। 12 बजे जब पीछे ईवीएम की बात नहीं कर रहा भाई, उलझुल बात बोलते हैं बैठ के आप लोग। कौन बोल रहा है ईवीएम की बात? देखिए, ऐसा है बात, देखिए इनको दर्द हुआ है, इनको बोलने दीजिए। आज इनको दर्द हुआ है, आप बोलिए। मुझे लग रहा है आपको दर्द बहुत है, आप बोलिए। अगर आपको बीच में बोलना है, यही अगर अनुराग जी इजाजत देंगे तो मैं बोल लूंगा। अच्छा ठीक है। प्रोफेसर कपिल कुमार, दोनों ही जगह के नतीजों पर, दोनों ही नतीजों पर एक टिप्पणी। ऐसा है कि कई बातें जो हैं, जैसे पहली बात तो जयराम रमेश जी वाली है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये तो इलेक्शन से महीना भर पहले अमेरिका में, इंग्लैंड में पहले के चुनावों को लेकर के भी इनके नेता बोल के आए थे कि अगर ईवीएम गलत नहीं होते, चुनाव सही होते तो हम चुनाव जीतते। तो ये तो इनका एक राग बन गया है कि कर्नाटका में सब चुनाव ईवीएम सही होंगे, आज भी कश्मीर में सही है, सिर्फ हरियाणा में गलत है। और एक बचकानी बात है, ये जो आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे कि वो रिजल्ट देर से डिक्लेयर कर रहे थे, तो मुझे बताइए, अगर वो देर करने या सबेर करने में रिजल्ट क्या बदल जाता? क्या काउंटिंग बदल जाती? मतलब इतना बचकाना जो है कि हंसी आती है इस बात के ऊपर। और अब मैं 2-3 बातें और कहूँगा। ये जो बात कर रहे हैं कि सब जगह चर्चा थी कांग्रेस जीतेगी, मैं कुछ ज़मीनी हकीकतें आपको बता देता हूँ। हरियाणा के युवा अपने ताऊ से, चाचा से, सबसे सुनते थे कि जब वो आर्मी में थे और बॉर्डर पे पोस्ट होते थे और पाकिस्तान गोली चलाता था तो कांग्रेस की सरकारों के आदेश होते थे गोली चलाने का जवाब नहीं देना। आज वो अपने भाइयों से जो घर लौट के आते हैं छुट्टी पे, उनसे सुनते हैं कि पाकिस्तान अगर गोली चलाए तो सरकार का आदेश है कि 4 गोली से जवाब देना। समझिए इस चीज को। दूसरी बात ये मत भूलिए कि बड़ी किसान की बात कांग्रेस कर रही थी। जितना हरियाणा का छोटा किसान है, गरीब किसान है, मजला किसान है, जिसको ये बड़े जमींदारा मंडी तक भी नहीं घुसने देते, उसने जवाब दिया है कांग्रेस को निकाल करके। तीसरी बात, ये जो जाति के समीकरण, जो अपनी जाति तो बताता नहीं है और दुनिया भर के चुनाव में जाति के समीकरण करता फिरता है इनका नेता, सारे समीकरण गलत साबित हो जाते हैं। देश का युवा दिखा देता है कि हम जाति पे नहीं गए हैं, हम मुद्दों के ऊपर गए हैं और जो मुद्दे उनके सामने हैं। और एक आखिरी बात और कहूंगा, जो मैंने चुनाव के दौरान भी कही थी कि जब आक्रांता आते थे ना हिंदुस्तान के ऊपर, तो किसी की जाति पूछ के कत्लेआम नहीं करते थे, जाति पूछ के किसी की महिलाएं नहीं उठा के ले जाते थे, जाति पूछ के गुलाम नहीं करते थे। वो सिर्फ एक बात कहते थे, तुम काफिर हो जी। और आज इस बात का चुनाव के अंदर भी बहुत महत्व है। ठीक है। संदीप वामजे जी, अब ये जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार आएगी, कैसा जम्मू कश्मीर देखने को मिलने वाला है? 370 तो हटेगा नहीं। अब इस सिनारियो में क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में? देखिए, हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं कि ये जो वर्डिक्ट आया है, आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीट आई हैं 47 में से जो वैली में हैं। ये एक रेफरेंडम है एब्रोगेशन के ऊपर,
जो कश्मीर वैली ने बिल्कुल क्लियरली पूरी भारत को की जनता को और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो बन गई है उसको ये बताया गया है कि आर्टिकल 35A और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वैली को एक्सेप्टेड नहीं है। ये इस रियलिटी से आप मत जाइए, क्योंकि जो पीडीपी का वोट था, क्योंकि पीडीपी ने बीजेपी के साथ अलायंस करी थी और पीडीपी मतलब भारत का जो राइट है अल्ट्रा राइट और कश्मीर का जो अल्ट्रा राइट है सॉफ्ट सेपरेटिस्ट, ये दोनों पार्टियों के साथ एक अलायंस हुई। वो अलायंस का क्या हाल हुआ वो आज आप महबूबा मुफ्ती से पूछ सकते हैं। पीडीपी बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। पीडीपी का जितना वोट है वो ट्रांजिट किया है एनसी के फेवर में। एनसी जो मुझे लगता है और जितनी मेरी समझ है वो इस असेंबली में यही मुद्दे इंक्लूडिंग रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इसी असेंबली में ये सारे मुद्दे उठाएगी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कश्मीरियों को ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान हमें मिलना नहीं है, हिंदुस्तान हमें छोड़ेगा नहीं। तो जो जमहूरियत है उसी को फॉलो करके जो भी हमारे मुद्दे हैं वो हम असेंबली में उठाएं और उसके हिसाब से चल के जो भी हम कंसेशन ले सकते हैं वो कंसेशन ले लें। ठीक है, ऑडियंस भी हमारे साथ है और प्रत्युष हमारे साथ है। प्रत्युष जी, अब देखिए जनता का मैंडेट तो आ चुका है, अब रिजल्ट पर चुनावी विश्लेषण होगा, लेकिन इस चुनावी नतीजों पर और रुझान पर यूथ क्या कह रहा है? हरियाणा में कांग्रेस की हार की बड़ी वजह आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये किसान से सही से जुड़ नहीं पाए और यूथ को मतलब अपना फेवर में ले नहीं पाए, क्योंकि अभी किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, पूरा माहौल बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन फिर भी ये यकीन नहीं दिला पाए हरियाणा के यूथ को और किसानों को कि हम आपके साथ हैं, लेकिन सब बीजेपी के फिर भी बीजेपी वाले दिला पाए। मतलब आप कह रहे हैं कि किसान का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया जरूर, लेकिन वो अपने पक्ष में उसको भुना नहीं पाए। क्या आपको वजह लग रही है, क्या फैक्टर चला वहां पर? सर शायद मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट का पास्ट वैसा रहा है कि ये वो ट्रस्ट ला ही नहीं पाया खुद में। इसके बारे में कह रहे हैं आप? कांग्रेस ऑफ कोर्स कांग्रेस ऑपोजिशन ऐसा रहा है कि ट्रस्ट ला नहीं पाई। यस, तो ये जितने भी मुद्दे उठाए कि महंगाई, बेरोजगारी, जवान, किसान, सर ये मुद्दे बहुत सही थे, हमारा यूथ इंक्लाइंड भी है इन मुद्दों के तरफ, बट दिक्कत ये रही कि इस पार्टी का पास्ट ऐसा है कि हमारे पास वो ट्रस्ट नहीं आ पाया। ये ट्रस्ट नहीं आ पाया या कनेक्ट नहीं हो पाया? मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। प्रोफेसर साहब ने सुबह बोला था कि जो खिलाड़ियों को कांग्रेस सरकार पॉलिटिक्स में डाल रही है वो गलत है। वो गलत क्यों है? अदर पार्टीज है जो बीजेपी है वो तो अभिनेताओं को पॉलिटिक्स में डाल रही है, तो हर फील्ड को अधिकार है कि पॉलिटिक्स में आए हर बंदे को। एक जल्दी से रिएक्शन यहाँ से भी ले लेता हूँ। ये बताइए कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी के लिए कौन सी ऐसी बात रही जो बाजी पलट गई और बीजेपी की तरफ आ गई? हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार हुआ है, कोई भी गवर्नमेंट तीसरी बार बन रही है लगातार। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब एक कदम जब पीछे जाता है ना आदमी, जैसे अभी किसानों के लिए बात कही थी, तो किसान बीजेपी के लिए बिल्कुल उन्होंने गलत वो कर दिया था, बट लेकिन वो जीती क्यों? पहले मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। वो जीती इसलिए क्योंकि शेर जब एक कदम पीछे लेता है ना तो 4 कदम आगे छलांग मारता है। चलिए ठीक है जी, तो बीजेपी ने ये काम किया। प्रत्युष, ये गौरव भाटिया जी वाली बात बोल रहे हैं। गौरव जी की बात सुनकर भी मुझे बाजीगर का डायलॉग याद आ गया था, जब उन्होंने कहा बड़े बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं, कभी कभी हार कर बाजीगर कहते हैं, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। विजय त्रिवेदी जी, ये जो आप युवाओं का विचार देख रहे हैं कि कोई कह रहा है कनेक्ट नहीं हो पाया, कोई कह रहा है किसानों को फेत में नहीं ले पाए, कोई कह रहे हैं जातिगत समीकरण नहीं चला, आपको हरियाणा में कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह क्या लगती है? देखिए अनुराग, उनके 2 सहयोगी हैं। एक है जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब एनसी, और दूसरे आम आदमी पार्टी, जो भले ही उनके साथ अभी इस इलेक्शन में नहीं थी। केजरीवाल साहब ने कहा कि इस इलेक्शन का एक ही मैसेज है, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आंतरिक विवाद की वजह से कांग्रेस को ये नतीजे झेलने पड़े। ये दोनों कारण हैं कांग्रेस के लिए। अब मैं नहीं समझता कि बार बार एक राष्ट्रीय पार्टी चुनावों के बाद जनादेश का सम्मान करने की बजाय हर बार इलेक्शन कमीशन पर आए, वो उनके लिए बहुत नुकसान वाली बात है। तो कांग्रेस को देखना था। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप में फैसला लेने और उस पर अड़े रहने की जो ताकत है वो नहीं है। राहुल गांधी जी ने तय किया कि हरियाणा में वो
आम आदमी पार्टी साथ जाएगी, लेकिन नहीं गई। राहुल गांधी जी ने तय किया कि शैलजा जी को भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ हाथ मिलाना, दिल मिलाना है, लेकिन वो नहीं मिला पाए। दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि वो लीडरशिप एक चीफ मिनिस्टर को 9.5 साल बाद हटाने की हिम्मत करती है, 25 नए चेहरे उतारने की कोशिश करती है। तो एक पार्टी अपने 9.5 साल के चीफ मिनिस्टर को हटा देती है, दूसरा जो पार्टी का लीडर लोकसभा का 2014 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव हारे, उसके बाद भी उसको हटाने की हिम्मत नहीं कर पाती। तो ये कांग्रेस के इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम है जिस पर काम करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की इज्जत जो है एनसी की वजह से बच गई है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस वहां पे बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए मैंने संदीप वजीर साहब से वो सवाल पूछा, दुर्भाग्य से उनकी आवाज नहीं आ रही थी। तो हर्षवर्धन जी, मैं एक लाइन और कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर पर, कि मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के चुनावों का मुद्दा जो था, जो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा और सबने कहा कि वहाँ पर स्टेटहुड को वापस लेना चाहिए। यदि एनसी की कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार बनती है, तब भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में देरी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हर्षवर्धन जी, बीजेपी अब ये चुटकी भी ले रही है हरियाणा में कि जनता ने ये बता दिया है कांग्रेस को कि जलेबी मशीन से नहीं बनेगी, बनाएगा हलवाई ही। नहीं, देखिए, कोई भी हरिशंकर परसाई जी के बारे में आप सबको पढ़ना चाहिए। हरिशंकर परसाई कहा करते थे कि अलग अलग तरह का आत्मविश्वास होता है, बड़ा खतरनाक होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन सबसे खतरनाक होता है मूर्खता का आत्मविश्वास। अब कौन ये मूर्खता कर रहा है ये आप लोग सब जान ही रहे हो, किसका आत्मविश्वास इधर चरम पे था। लेकिन एक बात मैं हरियाणा पे कहूं, उससे पहले ये जो इस देश में एक फ्रॉड सेकुलरिज्म चलता है ना, जम्मू कश्मीर है राज्य, कश्मीर इस देश में कोई राज्य नहीं है। वैली कैसे रिजेक्ट कर दी कोई केंद्र सरकार के निर्णय? 370 और 35 से कोई उनकी जागीर नहीं थी। 370 और 35 से एक टेम्पररी प्रोविजन था जिसको केंद्र सरकार ने, देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय से वेरीफाई करके और उसको हटाया है। ये किसी विधानसभा की हैसियत नहीं हो सकती है, कोई देश के संप्रभुता के मामले में तय करेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह का जनता का समर्थन मिला है, तो क्या कहेंगे उसे। और पूरे देश में पैन इंडिया अगर हम बात करते हैं तो 370 के बाद हुए चुनाव में आज तक देश में कभी भी तीसरी बार किसी की सरकार नहीं आई। नेहरू जी थे तो नेहरू जी तो आज़ादी के बाद कांग्रेस को स्वतंत्रता की पार्टी मांग लिया, तो सब एक तरह से कहें कि विरासत में मिल गया था, यहाँ बना के ये मिला है। हरियाणा में जिस हुड्डा की बात हो रही है या कांग्रेस की बात हो रही है, 70 साल में कोई पार्टी तीसरी बार कल्पना ही नहीं कर पाई। वो भारतीय जनता पार्टी जो 2009 में 4 विधायकों वाली पार्टी थी, आज वो फिर से सरकार बना रही। देश का मूड इस फ्रॉड सेकुलर और फ्रॉड सेकुलरिज्म के खिलाफ है। बेईमानी करना बंद कीजिए, देश की जनता को बरगलाना बंद कीजिए। 370 पास्ट है, अब वो लागू नहीं हो सकता है। बार बार इसको भड़काकर मुसलमानों को मत भड़काइए। और लाल चौक जैसी सीट पर भी भाजपा को शानदार वोट मिले। बीजेपी की कितनी सीटें आई हैं कश्मीर वैली में? 47 में से बीजेपी को कितनी सीट मिली है? कितनी सीट मिली है बीजेपी को? मुसलमान नूर में कितना वोट दिया है? कश्मीर वैली में बीजेपी के कितनी सीट आई हैं? अमित रैना साहब जवाब देना चाह रहे हैं। पहले अमित रैना जी, आज वहां झंडा लग रहा है, कभी कांग्रेस के उसमें झंडा लग पाया था कश्मीर में, लाल चौक में? क्या बात करते हैं आप? अच्छा, झंडा लहरा, देश का झंडा लग रहा है। आपको मालूम है करण सिंह ने मना कर दिया था कि जम्मू में झंडा लहरा दिया। सीट कितनी मिली वो बता दीजिए ना। अरे सीट तो वोट के हिसाब से आती है। हाँ, तो फिर किस बात का? आपको दिल्ली में कांग्रेस की कितनी सीट आ गई बताइए? किस बात का डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग? कितनी आ गई? आप किस बात का डिस्कशन कर रहे हैं? अगर आपकी एक भी सीट नहीं मिली, बीजेपी को आप झंडा देखिए आज का जो पोल है, झंडा देश का होता है। ठीक है, मिल गई। सीट की बात कर रहे हैं। बीपी हाई मत कीजिए सर, बीपी हाई मत कीजिए। देखिए आज जो जम्मू कश्मीर में नतीजे आए, अगर हम सीट्स को साइड में रखें और वोट पोल देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट्स पोल करे हैं, 26% के आसपास वोट्स पोल। भाई वो पूछ रहे हैं सीट्स कितनी आई हैं? नहीं, सीट्स दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का 2 आती थी, तो 99 जो नेता प्रतिपक्ष घूम रहे हैं, अब 99 आई थी। कांग्रेस ने 45 सीटें लड़ी, कांग्रेस ने 45 सीटें लड़ी हैं, 6 सीटें जीती हैं, जम्मू में 1 सीट भी नहीं जीती है। तो क्या कह, फिर क्या? तो ये विश्लेषण करना गलत बात है। और देखिए देश के पार्लियामेंट में, देखिए
वो क्यों नहीं पूछते? देखिए, बार बार हमको याद रखना पड़ेगा कि जब तेलंगाना का विभाजन हुआ आंध्रा का, तब आंध्रा असेंबली ने 2/3 बहुमत से विभाजन से मना कर दिया, मगर इस देश के पार्लियामेंट ने, दोनों संसदों ने उसको वैलिड किया और तेलंगाना बना। इसी तरह जम्मू कश्मीर में जब 370 हटा तो 2/3 बहुमत से दोनों संसद में पारित हुआ। अब जहाँ तक बात आती है ईवीएम की, देखिए कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आज क्या हुआ है, जहाँ जहाँ एनसी जीती है वहाँ वहाँ ईवीएम ठीक था, जहाँ जहाँ कांग्रेस हारी है वहाँ वहाँ ईवीएम खराब था। आज कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि वो हरियाणा में भी हारे हैं और वो जम्मू कश्मीर में भी हारे हैं। 45 में से 6 सीटें निकालना, और जम्मू जहाँ से एक्सपेक्टेशन थी कि वो जम्मू से अधिक सीटें निकालेंगे, वो फेलियर है। इसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने बयान भी दिया है कि राहुल गांधी को जम्मू में फोकस करना चाहिए था, वहाँ वो कुछ नहीं कर रहे। अफसोस भी होगा पीपल अलायंस का। मैं लाता हूं आपको सर। मैं एक सवाल रामकृपाल सर से लेना चाहूंगा। रामकृपाल सर, आज चुनावी जब रुझान और नतीजे आ रहे थे, 2 इंपॉर्टेंट बयान सामने आए। एक शिवसेना की तरफ से बयान आया, बीजेपी को मुबारकबाद, ईवीएम पर कोई सवाल नहीं। हेलो। और साथ ही अरविंद केजरीवाल का कि अति आत्मविश्वास, अभी आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इस चुनाव के नतीजे के बाद इंडिया ब्लॉक के कई सहयोगियों को हम छिटकते हुए तो नहीं देख रहे हैं? 4 जून को जो नतीजे आए थे, आज 4 महीने 4 दिन हुए हैं। इस 4 महीने 4 दिन में ऐसा लग रहा था, जो लोग कल तक बोल रहे थे कि बीजेपी तो हार चुकी है, हरियाणा का चुनाव इतनी बड़ी संजीवनी है। बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग, कुछ संगठन की तरफ से ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ा आघात हो गया हो बीजेपी ने। आज से वो अवसर, आज से बिल्कुल मौसम बदल जाएगा। हरियाणा का चुनाव बहुत 2029 तक के लिए एक सिग्नल का काम करेगा। और जो अभी मैं शुरू में बता दूं, जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव में अंतिम चरण में पोलिंग हो रही थी, महाराष्ट्र में भी थी और जम्मू कश्मीर में भी थी। मुझे याद है, मैं एक चैनल पर बैठा हुआ था, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब महाराष्ट्र से ज़्यादा पोल जम्मू कश्मीर में हुआ था। तभी मैंने कह दिया था कि बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। ये सीट में वहाँ जाते नहीं, ये कुछ किनको खुशफहमी थी कि बीजेपी वैली में जीत जाएगी। मैं समझता हूँ ना बीजेपी को थी, न इस देश के किसी को पता था। जो पैटर्न है मैं जानता हूँ, वो इन्होंने नूह का जिक्र किया था, आप समझ जाइए। देखिए, पहली बात यह है, सबसे बड़ी 370 हटने के बाद 65% का पोल होना जम्मू कश्मीर में, यही सरकार की सबसे बड़ी जीत रही। लोगों ने मान लिया कि लोकतंत्र ही रिवॉल्यूशन नहीं इवोल्यूशन है, और इवोल्यूशन का माध्यम एक बात कर दूं, कांग्रेस के हारने का एक जो कारण है, मैं एग्जिट पोल के दिन एक चैनल पर मैं बोल चुका हूं। मैंने कहा था, किसी समाज में जब आप एक परसेप्शन बनाते हैं कि यहाँ का जो इलीट क्लास है, यानी अपर स्टेटा, वो गोलबंद हो रहा है, पहलवान गोलबंद हो रहे हैं, तो मैंने कहा समझ लीजिए जो बिलो जो पिरामिड के नीचे वाला है, जो हैवी है, वो रिवर्स पोलराइजेशन होता है। मैंने कहा ये देख लीजिएगा, एग्जैक्टली वही हुआ है। जब आपने कहा जाट सब उन कांग्रेस साथ है और इनको बता देंगे। दूसरी बात, ये कांग्रेस वो पहले की कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस सीपीएम की कार्बन कॉपी है। और मैं बता दूं, जनता को पुरानी वाली कांग्रेस तो चाहिए, सीपीएम की कार्बन कॉपी नहीं चाहिए। पुरानी वाली कांग्रेस तो कांग्रेस ही छोड़कर चली गई सर। अभी अनुपम जी से इस सवाल का आपके सवाल का जवाब लूंगा। लाठी से लोकतंत्र नहीं चलता है, लाठी से 2-3 महीना हवा बन जाती है, थोड़ा इकोसिस्टम काम कर लेता है। लाठी से लोकतंत्र, लाठी है किसके पास? आप क्या चाहते हैं? लाठी हरियाणा में लाठी थी। अब ये सबसे बड़ी बात रामकृपाल जी ने ये कही कि 370 हटने के बाद जो वोटिंग प्रतिशत जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिला, वो सरकार की ऐतिहासिक जीत है। बीजेपी की जीत कहाँ रह गई? वहाँ सरकार की तो जीत हो गई, बीजेपी की जीत का क्या? देखिए, बार बार 370 की बात करना, उसकी एब्रोगेशन की बात करना, मुझे लगा थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी है, क्योंकि 370 को जब निरस्त किया गया, वो प्रेसिडेंशियल डिक्री से किया गया। उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की भी जरूरत नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई थी जब स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया। 370 का निरस्त करना क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि वो जो एक साइकोलॉजिकल
इंटीग्रेशन भारत के साथ जम्मू कश्मीर का नहीं हुआ था 370 की वजह से, जब वो निरस्त किया था आपका साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन हो गया। दूसरी बात, ये हमें मानना होगा और ये बहुत स्पष्ट रूप में हमें ये मानना होगा कि जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग प्रांत हैं। दीज आर टू डिफरेंट, उनका जो डेमोग्राफी है वो दोनों पॉलिटिकल डेमोग्राफी और सोशल डेमोग्राफी कश्मीर की भी अलग है और जम्मू की भी अलग है। जम्मू ने हमेशा एक नेशनलिस्टिक पार्टी जो सेंटर में राज किया उसके लिए वोट किया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर के जो रीजनल पार्टीज़ हैं जो कि प्रो इस्लामिक पार्टीज़ हैं उनको हमेशा रिजेक्ट किया, उन्होंने कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। और यही एक मिनट यही इसी इलेक्शन में दोबारा हुआ। अब जब कश्मीर में आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं, मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी दूर दूर तक नहीं सोचा कोई कश्मीर में वो कोई सीट जीतेंगे। लेकिन क्या खाली वोट न पड़ना, ये भी समझिए, क्या खाली वोट पड़ने से ही आप मापदंड मानेंगे कि वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है कि नहीं हुई है? 1 करोड़ टूरिस्ट भी इसी कश्मीर में जाते हैं। इस इलेक्शन से स्पष्टता से एक चीज़ बड़ा जाहिर है कि आपको जो हेजेमनी रही है जो कश्मीर वैली सेंट्रिक पॉलिटिशियंस की, वो आपको खत्म करनी पड़ेगी। आपको जम्मू को एक अपना प्रदेश बनाने की यहाँ पे आवश्यकता है। ये इलेक्शन रिजल्ट वही बताता है। ठीक है, संदीप वजीर और पीडीपी से फारूक इनकलाबी साहब हमारे साथ हैं, उनका रुख करूंगा, फिर मैं गौरव भाटिया के पास वापस लौटूंगा। संदीप वजीर जी, वही सवाल मेरा जो पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, दुर्भाग्य से आपकी आवाज नहीं आ रही थी। प्रीपोल अलायंस था, लेकिन अब अफसोस हो रहा है कांग्रेस को साथ लेने का, क्योंकि नैया तो अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पार कर सकती थी, कांग्रेस की कोई खास जरूरत थी नहीं। जी, जहाँ पे हमें इतनी सीटें आई हैं तो वहां पे एक दुख भी है कि कांग्रेस अच्छा नहीं कर पाई जी। सिर्फ 6 सीटें उनके पास आई हैं, जो कि ऐसे तो गवर्नमेंट बनाने के लिए काफी है, लेकिन एज सच ओवरऑल जो रिजल्ट है कांग्रेस का, 30 सीटें लड़ने के बाद आप 6 सीटें जीत रहे हो, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट तो हमें भी है उनके हारने की जी। लेकिन ठीक है, उन्होंने जो मेहनत की है उसका सिला उनको नहीं मिल सका, लेकिन हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो आने वाले वक्त में गवर्नमेंट बन रही है तो वो गवर्नमेंट जो है, जो अपने प्रोमिसेस हमने लोगों से किए हुए हैं उनको हम पूरा करें और लोगों को एक अच्छी गवर्नमेंट दें। जहां पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक कश्मीर खित्ते की पार्टी है, तो मैं उसको नहीं मानूंगा। और इन्होंने ये भी कहा कि वो इस्लामिस्ट पार्टी है एक तरह से, तो अगर वो इस्लामिस्ट पार्टी है तो सर फिर मैं उसमें क्या कर रहा हूँ? बीइंग ए सिख फिर मुझे उस पार्टी में नहीं होना चाहिए। तो पहले आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री भी मालूम कीजिए। ठीक है, सबसे सेक्युलर पार्टी जम्मू कश्मीर में अगर फारूक इनकलाबी साहब भी हमारे साथ जी। तो अच्छा ठीक है, मेरा ये मानना आप है बात कि पूरी कीजिए। हाँ, रोड मैप लेके चल रहे हैं, वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। विद इन 3 मंथ्स हम 1 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं और बिजली के बिल जो है वो माफ किए जाएंगे। राशन का जो क्वांटिटी, अमित रैना साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं मेरे पैनल से। अमित रैना, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से 1.5 महीने से पूछ रहा हूं, जब से मैनिफेस्टो आया है कि 1 लाख नौकरी आप देंगे कैसे, आज तक जवाब नहीं है। ये हर बार जब भी मुझे मिलते हैं ये वजीर साहब कहते हैं 1 लाख नौकरियां दे रहे हैं, पिछले 1 महीने से ये एक लाइन का जवाब नहीं ढूंढ पाए, ये 1 लाख नौकरियां देंगे कैसे? संदीप वजीर साहब, जलेबी की फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में तो नहीं लगेगी कहीं? बिल्कुल बता रहा हूं मैं कि 1 लाख नौकरियां कैसे दे पाएंगे। देखिए, जितने भी डेली वेजेस जो अडॉक पे लगे हुए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, सबसे पहले हम उनको रेगुलराइज करेंगे। मतलब जो एम्प्लॉयड हैं उनको आप दोबारा एम्प्लॉयड करके नंबर दिखाएंगे? जी नहीं। यही कह रहे हैं आप, जो डेली वेजर है वो तो एम्प्लॉयड है ना, वो आप उसको कभी एम्प्लॉयड तो है, परमानेंट नहीं है, एम्प्लॉयड है। हाँ, परमानेंट नहीं है तो उनको परमानेंट करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयड है हम उसको री एम्प्लॉय करके नंबर दिखाएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब इस वक्त कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं फिर डिबेट में आते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब कुछ कह रहे हैं। का शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने इन 3 फेजों में बाहर आके अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं बिलखसूस उन वोटरों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब किया है। इस मैंडेट से एक बात तो बिल्कुल तय है कि आम तौर पे लोगों ने बीजेपी की जम्मू कश्मीर को जो सियासत रही है उसके खिलाफ वोट दिया है। बीजेपी ने जो पुरानी तंजीमों को, जिसमें खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सियासी निशाना बनाने की कोशिश की,
हमें कमज़ोर करने की कोशिश की, हमारे मुतबादल यहाँ पे तंजीमें खड़ी करने की कोशिश की। आज उनका आम तौर पे देखा जाए तो नामो निशान जो है वो इस इलेक्शन में मिट गया है। लेकिन बड़ी बात ये है कि कश्मीर, आप कुछ भी कह लें, लेकिन बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। वहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, दिवाली होली एक साथ हो रही है वहां पर। कुछ ही देर में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन गौरव भाटिया साफ तौर पर कह रहे हैं कि नेस्तो नाबूद कर दिया है आपको, और बीजेपी को ही नहीं, बीजेपी के इरादों को भी, जो पुरानी तंजीमों को खत्म करने की राजनीति आपने की वो कामयाब नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला साहब ये कह रहे थे साफ तौर पर। देखिए, उमर अब्दुल्ला जी को मैं बधाई तो दूंगा क्योंकि ये लोकतंत्र की जीत है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये वो उमर अब्दुल्ला है जो बुरहान वानी के मरने के बाद कहते हैं हर मस्जिद से श्रीनगर के बुरहान वानी की आवाज आ रही है, वो एक हीरो है। ये वो उमर अब्दुल्ला है जिनकी पार्टी ने कहा है अनुच्छेद 370 को बहाल करेंगे। अब बहाल कैसे करेंगे, क्योंकि प्रदेश की सरकार के पास तो ये शक्ति होती नहीं, लेकिन फिर भी कहा है। और मैं एक बड़ी बात कहूंगा, अभी कोई कह रहा था कि क्या हुआ कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का। कई बार आप बहुत मजबूत निर्णय लेते हैं जो देश के हित में होते हैं, और हो सकता है कि एक इलाका हो, एक क्षेत्र हो जहां पे उस निर्णय का विरोध हो, लेकिन अच्छा नेता वही है जो राष्ट्र हित में मजबूत निर्णय ले सके, जो जवाहरलाल नेहरू नहीं ले पाए और नरेंद्र मोदी जी ने लिए। और भारतीय जनता पार्टी गर्व महसूस करती है कि 1951 के बाद कश्मीर के सेक्रेटेरिएट पे तिरंगा लहराया जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किया। हमें गर्व है आज पत्थरबाजी वहां शून्य हो गई है। हमें गर्व है कि वहां के बच्चों के हाथ में अब पत्थर नहीं है, कंप्यूटर है और किताब है। और ये फर्क जो है हमारी जीत है। सीटें जितनी भी आए, और जम्मू में हमारी सीटें बढ़ी हैं और हमें वोट परसेंटेज भी बढ़ाया है। ये दिखाता है कि हमारे विचारों के साथ भारत आज खड़ा हुआ है। बिल्कुल, युवाओं की सोच बहुत ज़रूरी हो जाती है ऐसे में, और प्रत्युष हमारे साथ हैं और प्रत्युष के साथ युवा है इस देश का। प्रत्युष, क्या कहते हैं ये युवा जो आपके साथ हैं? अच्छा, हमने बात कर ली कौन कौन से मुद्दे रहे और किन मुद्दों पर लोगों ने वोट किया, लेकिन कौन कौन से वो बड़े बयान रहे जो बीजेपी के पक्ष में गए, कांग्रेस के खिलाफ गए? बहुत सारे मतलब मुद्दे ऐसे भी हैं, क्या बोलूं, सॉरी। हाँ, बैठ के बोले, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा पर ही बोल रही है ना आप? जी। हाँ जी। हरियाणा में जैसे सुबह एग्जिट पोल देखे थे तो उसमें बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि मतलब बीजेपी जीत पाएगी, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई है। और कहीं ना कहीं मतलब जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी हार गई है, लेकिन वहाँ पे भी कांग्रेस को जिताने का हाथ बीजेपी का रहा है। अच्छा, ठीक है, चलिए अब यहाँ से भी राय ले लेते हैं। हरियाणा को लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा है। हरियाणा को लेकर, तो हरियाणा में क्या ऐसा रहा जो कांग्रेस को इतना नुकसान हो गया? कांग्रेस तो 70 सीटों का दावा कर रही है। मेरा मानना है कि हरियाणा में कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। जहां देश विश्वास कर रहा था राहुल गांधी की यात्रा पर, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हरियाणा में कांग्रेस की रिप्रेजेंट करते हुए राहुल गांधी ने पूरे लोगों को एक साथ दिखाने की कोशिश की, पर जनता उस बरगलान में फंसी नहीं अंततः। अच्छा, राहुल गांधी ने कुल 12 रैलियां की, 3 दिन की पदयात्रा की, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा हरियाणा में? क्यों इतना फर्क नहीं पड़ पाया? अगर कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती तो मुझे लगता है इसका फर्क ज्यादा। किसको छोड़ा कांग्रेस? आपका एसपी को छोड़ दिया उन्होंने। एसपी हरियाणा में क्या करती? नहीं, उसे इफेक्ट तो पड़ता ना। यादव का कहीं ना कहीं तो उसका इफेक्ट। एक फैक्टर की बात यहाँ पर की जा रही थी, क्या आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस का वोट कट गया क्या? मेरा पर्सनली एक सवाल है। अच्छा, किससे सवाल? कपिल सर से। जवाब के बदले ये सवाल करना चाहते हैं? हाँ, कीजिए सवाल। मेरा कपिल सर से एक सवाल है। जैसे अंग्रेज लोग वोट डालो राजनीति करते थे, और कांग्रेस भी आजकल यही कर रही है, तो अब यही राजनीति खुश कर दिया आपने, हर बार मुंह की खानी पड़ती है। जी, तो सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल ये है, कांग्रेस अपनी वोट डालो राजनीति कब बंद करेगी? देखिए, मैंने ये बताया था, ये कहा था कि अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने 1871 के अंदर हमारी वो जातियां जो सांप्रदायिक पेशे थे,
जो कभी नीची जाति नहीं थे, तेली, कुम्हार, नाई, बढ़ई, लकड़हारे, इनको सबको अंग्रेजों ने नीची जाति, लो कास्ट डिक्लेयर किया था। आज कांग्रेस वही अंग्रेजों की उस डिवाइड एंड रूल की नीति को तोड़ने के जगह जाति की सेंसस कराने की बात करती है, बांटने की। अपनी जाति बताएंगे नहीं, लेकिन दूसरों की जाति सेंसस कराएंगे। और इन्होंने फिर वही किया। ठीक है, कॉलोनियल जो हैंगओवर था, भारतीय पुलिस को यह समझाने की कोशिश नहीं की कि तुम अब अंग्रेजों की पुलिस नहीं हो, तुम जनता की सेवक पुलिस हो। ये इन्होंने नहीं की। भारतीय ब्यूरोक्रेसी के अंदर वही कॉलोनियल मानसिकता आईसीएस वाली लाके बिठाई। आज भी आप कितना करते कहते हैं कब आप आईसीएस था? जी, क्या जाति का फैक्टर हरियाणा में चला है क्या? जी सर, जैसे ये चुनाव परिणाम आए हैं उनको देखकर तो कहीं नहीं लगता है कि जाति का फैक्टर चला है। जैसे किसान को सबसे ज़्यादा हरियाणा के लिए बताया जा रहा था कि किसान नाराज है बीजेपी से, तो चुनाव परिणाम को देख के तो कहीं ऐसा नहीं लगता। और ना पहलवान ना युवाओं को देखकर ऐसा कहीं दिखा है। मतलब आप कह रहे हैं ना पहलवान ना जवान ना किसान, कोई नाराज नहीं था? जी बिल्कुल, कोई नाराज इस चुनाव परिणाम के हिसाब से तो चलिए ठीक है प्रत्युष, मैं अनुपम के पास रुक कर लेता हूं। अनुपम कांग्रेस से हमारे साथ हैं। भाई अनुपम जी, बीजेपी जो है वो हारी है जम्मू और कश्मीर में, फिर भी उसके पास जश्न मनाने के 100 बिंदु हैं, जिसे अभी अभी गौरव भाटिया ने गिनाया कि भाई ये लोकतंत्र की जीत है। 370 हटने के बाद जिस तरीके से भरोसा बीजेपी पर जताया है, वोट शेयर उनका बड़ा है। लेकिन सवाल है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन जीत की ओर है, जीत गया है, फिर भी कांग्रेस जश्न मनाओ मोड में नहीं आ पा रही। ये कितनी बड़ी विडंबना है? नहीं देखिए, जम्मू कश्मीर में तो कांग्रेस गठबंधन जीत गया है। और जिस तरह भाजपा अगर वोट परसेंटेज बढ़ने को गठबंधन में आपकी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस, हरियाणा अफसोस है कि आपका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। अभी अभी संदीप वजीर साहब ने कहा कि हमें अफसोस है कांग्रेस के प्रदर्शन पर। तो उसी तरह मैं बता रहा हूँ, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ उसी तरह हरियाणा में 28% की तुलना में इस वक्त कांग्रेस जो है वो 40% पे है। लगभग बराबर कांग्रेस और भाजपा है। दूर कर लीजिए अपने माइक से मोबाइल दूर कर लीजिए सर, उसकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। और जहां तक देखिए हरियाणा की जहां तक बात है, मुझे उम्मीद है अभी जो मैंने कहा वो तो स्पष्ट आ गया था, या मैं रिपीट करूं? जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए हरियाणा में जिस आक्रोश की बात वो युवा भी कर रहे हैं आपके पत्रकार महोदय के माध्यम से। आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है अनुपम जी, इसको दुरुस्त करते हैं फिर आते हैं। संदीप वामजे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के लिए खुश होने से ज्यादा दुखी होने का मौका है, और इस दुख को भी वो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ करके निकाल रहे हैं। और कह ही रहे हैं कि हम सवाल पूछ रहे हैं, इल्जाम नहीं लगा रहे। नहीं, आई थिंक यू शुड बी ग्रेसफुल इन डिफीट। आप माइक करीब लाके बोले। आई थिंक यू शुड बी ग्रेसफुल इन डिफीट। ये साफ तौर से पता लग गया है कि हरियाणा में पिछली बार आपको 31 सीट मिली थी, इस बार आपको 34 सीट मिली है। आप एक्चुअली यू हैव लॉस्ट, people have lost faith in you, and I think the reason is overconfidence and nothing more than that. हम तो पिछले 4 महीने से सुन रहे हैं कि दीपेंद्र हुडा एक जनसंपर्क यात्रा पे निकले हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं और लोगों के साथ मिल रहे हैं, बट उसका जो फल है वो तो निकला नहीं। अब मैं आपको एक पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात बताऊंगा। आपने कश्मीर के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, आप में से कितने लोग कश्मीर जाते हैं या आते जाते हैं? खाली ये कश्मीरी जो मेरे कश्मीरी भाई हैं वो जाते होंगे, बाकी तो नहीं जाते होंगे। अच्छा एक मिनट, लेट मी स्पीक। अनफॉर्चुनेटली आज कश्मीर वैली में सिचुएशन ऐसी है कि शारिया चल रहा है और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपने झंडा फहरा दिया, बट इक्वली वहाँ शारिया है। वो आप ये दोनों कश्मीरी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे कश्मीरी पंडित भाई हैं, ये दोनों भी आपको आप मुझे बताइए इंटीग्रेशन और मोबिलिटी के नाम पे कितने लोग कश्मीर जाके सेटल हुए हैं, कितने लोगों ने ज़मीन खरीदी है, वो आप मुझे बता दीजिए। आप सीट वीट तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बड़ी बात है। आई एम सेइंग समथिंग वेरी पॉलिटिकली इनकरेक्ट, बट दिस इज द रियलिटी दैट देयर इज शारिया इन कश्मीर। राजनीतिक अस्थिरता के चलते हो सकता है वो ना हो पाए हो, लेकिन आपको उम्मीद है कि अब हो पाएगा। देखिए मैं अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। ये कोई लीडर 6 दिन के लिए प्रचार करने नहीं जाता है, कोई लीडर दिल्ली में बैठ के केवल इंटरव्यू करता है, वो उस तंत्र नहीं, कांग्रेस एकजुट थी। ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो
अलग बात है। देखो कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं किसी, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। साहब, कुमारी शैलजा ने आज सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया था प्रॉपर। कुमारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा कि स्लो रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए जा रहे हैं? नहीं, कुछ ना कुछ है ना, जब इस बात की वो करेंगे। शिकायतें मिली हैं हमारे को कि भाई बैटरी की कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी, सबकी शिकायतें उम्मीदवारों ने दी हैं, वो सारी हम उनका करेंगे। बड़े साहब, एक जो बात कही जा रही है एनालिसिस के तौर पे कि जो जाट और नॉन जाट में ये चुनाव बट गया और नॉन जाट वोटों का कंसोलिडेशन, पोलराइजेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में, इस पर आप ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोगों की यहाँ कोई जात पात का नहीं, कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस की स्पष्ट नीति है, न जात पे न हाथ पे मौल लगेगी हाथ पे। हुड्डा साहब, अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? अब तो नतीजे सामने हैं, अब ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? क्या करने वाले आगे आप? आगे क्या करने वाले हैं? प्रजातंत्र है, जहाँ लोगों ने जो फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे हम। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे। विजय त्रिवेदी जी, अब जीते तो हुड्डा साहब भी हैं, लेकिन कांग्रेस हार गई, तो यहाँ हुड्डा साहब का जीतना काम नहीं आया। ना वो ये मान रहे हैं कि पार्टी में किसी तरह का कोई मतभेद था, जबकि कुमारी शैलजा साफ कह चुकी हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं था। कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार नहीं करती, संदीप वामजई जी ने भी ये कहा, और हर्षवर्धन और रामकृपाल जी भी कह के गए कि जनता को पुरानी कांग्रेस चाहिए, नई कांग्रेस स्वीकार नहीं है। ये कैसे हो पाएगा? यही बात हमने पहले भी कहा कि कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करने का वक्त है। ये डिनाइल मोड में रहने का नहीं है कि नहीं आप जीत रहे, आप 99 पर आ गए थे तो आपको लगा देश जीत लिया है। आपको उन सब कारणों को देखना होगा। आप देखिए ना, तीनों सहयोगी का मैंने जिक्र किया। प्रियंका चतुर्वेदी आज सवेरे सवेरे बोली थी, जिन्होंने कांग्रेस पर हमला किया था, कि उनको देखना चाहिए था कि किस तरह का अहंकार था। फिर अरविंद केजरीवाल साहब ने ओवर कॉन्फिडेंस की बात की। फिर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आंतरिक विवाद है। तो इन सब चीज़ों को वहाँ पर देखना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए हरियाणा में इससे बेहतर मौका नहीं था। और अगर वो अब भी हार गए और इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे तो फिर उनका आगे निकलना मुश्किल है। और अभी तो महाराष्ट्र के चुनाव में उनके लिए एक बड़ा प्रेशर हो जाएगा कि जो इंडिया ब्लॉक के सहयोगी हैं वो उन्हें कितनी सीट देंगे, नहीं देंगे। तो उस लड़ाई को उनको अपना दिमाग थोड़ा सा उनको क्लियर करना होगा कि किस रास्ते पर वो चलना चाहते हैं। लेकिन ये रास्ता तय कौन करेगा? प्रोफेसर कपिल कुमार, राहुल गांधी तय करेंगे? इससे पहले कई बार मंथन हो चुका है, कई बार मंथन की बात विजय त्रिवेदी कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार मंथन हो चुका है कांग्रेस में। कांग्रेस ने अपने रास्ते बड़े पुराने तय कर रखे हैं, वैसे डीएम से कहे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे किस तरीके से 50-50 कर दिया था उसने रिजल्ट। देखिए 50-50 रिजल्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी उस तक कहां तक पहुंच पाया था? जब तक कांग्रेस राष्ट्रवाद का विरोध करेगी, जब तक कांग्रेस ये कहेगी कि भारत नाम का कोई राष्ट्र नहीं है। तो आप नहीं मानते कि अंदर खाने की फूट की वजह से कांग्रेस? नहीं, अंदर खाने की फूट का देखिए 2-4 बार 10 वोट पे असर पड़ता है, पर जनता को भी देखिए, इस देश की जनता को बेवकूफ ना माने। जनता मुद्दों को समझती है, जवाब देती है उसका। और मैं गौरव भाटिया जी को यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा, जो कह रहे हैं नेहरू की भूल। अरे भूल नहीं थी भाई, वो जिस आदमी ने शेख अब्दुल्ला से मिलके सरदार पटेल को डिफाई किया, अंबेडकर को डिफाई किया, अपने कई कांग्रेस के साथियों को डिफाई करके 370 लगवाई, वो सोची समझी साजिश थी। और कई इसके अंदर कश्मीरी पंडित भी उस समय जो थे नेहरू के साथ के, उन्होंने साथ दिया, क्योंकि कश्मीर को लूटने का एक तरीका था। मुझे आज बताइए एक बात, 370 अगर ये हटाने की बात कर रहे हैं, कौन से कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं आप? हम बताइए। आप पहले अंबेडकर का बयान दिखा दीजिए। ये बार बार सुनता आ रहा हूं मैं, अंबेडकर ने मना किया। बताइए कौन से वॉल्यूम्स में? आप कैसे कुछ भी बोल रहे हैं? भाई पटेल का दिखा देते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोलता। आप कुछ भी बोल रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप पढ़ के आइए, आप बताइए कौन से वक्त को मैं
देखो अम्बेडकर के बारे में बात कर रहे हैं, आप बयान दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, बयान आप दे रहे हैं। चलिए क्लोजिंग टाइम हो चुका है, क्लोजिंग। ये अमित रैना और विट्ठल जी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स से ही अरे आप ये कश्मीरी हिंदू क्यों नहीं कह रहे हैं? हमारी पहली नजर है। चलिए मतभेद हो सकते हैं, मतभेद मत रखिए। ताल ठोके में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। आप दर्शकों का ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मौजूद ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे, फिर किसी मुद्दे पर ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत कीजिए। प्रत्युष का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।